मध्य प्रदेश में चुनावी सीजन खत्म ही नहीं हो रहा। पहले विधानसभा, फिर लोकसभा, अब उपचुनाव पर उपचुनाव। अभी छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट पर वोट पड़े। अब बुधनी, विजयपुर और बीना सीट पर उपचुनाव की तैयारी। इनमें बुधनी में तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उपचुनाव होंगे, लेकिन अमरवाड़ा, विजयपुर और बीना में कांग्रेस विधायकों के भाजपा में आने के बाद फिर से चुनाव की स्थिति बनी, इसलिए उपचुनाव। अमरवाड़ा में कांग्रेस विधायक कमलेश शाह ने बीजेपी ज्वाइन की। विजयपुर में कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने बीजेपी ज्वाइन की। बीना में कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे ने बीजेपी ज्वाइन की। इन सभी ने लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का हाथ छोड़ा और तर्क ये दिया कि वो क्षेत्र के विकास के लिए भाजपा में जा रहे हैं। इनमें रामनिवास रावत अब मंत्री बन चुके हैं। मंत्री बनने के बाद भी उन्होंने यही कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए भाजपा में शामिल हुए। मैं रामनिवास रावत ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं जिम्मेदार भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की जनता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। रावत ने मंत्री बनने के बाद विधायकी छोड़ दी। उनकी सीट पर जल्द ही उपचुनाव होंगे। तय है रावत विकास की दुहाई देकर वोट मांगेंगे। भाजपा भी यही नारा बुलंद करेगी। अमरवाड़ा में ऐसा हुआ भी है। यहाँ कमलेश शाह और भाजपा ने विकास के नाम पर वोट मांगे हैं। वहीं कांग्रेस ने अमरवाड़ा में धोखे को मुद्दा बनाया। पूरे चुनाव में कांग्रेस वोटर्स को ये बताने की कोशिश में रही कि भाजपा किस तरह जनमत की खरीदी कर रही है और जनप्रतिनिधि जनता से धोखा दे रहे हैं। चुनाव क्यों है? ये धोखा कमलनाथ के साथ नहीं, ये धोखा आपके साथ है। ये धोखा आपके हर परिवार के सदस्य के साथ है और यही बात आपको समझनी है। और ये धोखा का बदला आपको लेना है। मैंने तो 45 साल अपनी जवानी समर्पित करी छिंदवाड़ा जिले को। छिंदवाड़ा जिले की पहचान बनाई। इसलिए गए कि बीबी पे लोक आयुक्त चल रही है, इसलिए गए कि कुछ न कुछ राजा जी को मिला ही होगा। अब वो खर्च होगा आप पे, आपको पैसे बांटे जाएंगे, बहुत सी बातें होगी, कार्यकर्ताओं को मैनेज किया जाएगा, सबको जानते तो हैं। पर हमारी माँ है, हमारी पार्टी। अपनी पार्टी हारेगी, अपनी माँ हारेगी और हमारा पूर्व विधायक है, वो हमारी माँ को हराने के लिए हमसे सौदेबाजी करेगा तो हमारे में से कोई करेगा। तय है कि विजयपुर और बीना में भी कांग्रेस का यही मुद्दा होगा। मध्य प्रदेश में 2020 में एक साथ 22 विधायकों के दल बदल के बाद ही भाजपा सत्ता में आई थी। तब कांग्रेस ने इसे गद्दारी कहते हुए इनके खिलाफ उपचुनाव लड़ा था, लेकिन इनमें अधिकांश विधायक उपचुनाव में भाजपा के टिकट पर जीत गए। तब भी दल बदल करने वाले विधायक और भाजपा ने विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा था। देखना यह है कि अब उपचुनाव में विकास का नारा चलता है या धोखे की सजा दल बदल करने वाले विधायकों को मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। विकास वर्सेस धोखा और आज हम इसी पर बात करेंगे। मध्य प्रदेश को चुनाव से मुक्ति नहीं मिल रही है। पहले विधानसभा, फिर लोकसभा और अब उपचुनाव। एक सीट पर उपचुनाव हो चुका है, 3 पर होने जा रहे हैं और चुनाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कांग्रेस विधायकों ने पाला बदल लिया और भाजपा में आ गए। अब कांग्रेस इसे जनता से धोखा बताकर इन्हें हराने में लगी है, तो भाजपा विकास की दुहाई देकर वोट मांग रही है। तो विकास वर्सेस धोखा की इसी सियासत पर हम बात करेंगे और हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं इस चर्चे में। कांग्रेस से विवेक त्रिपाठी जी, जो कि प्रवक्ता हैं, बीजेपी से मंजरी जैन, मीडिया पैनलिस्ट हैं, और वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मंजरी जैन जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। उपचुनाव हो रहे हैं, अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव हो गया और सामने बुधनी, विजयपुर, बीना, ये 3 सीटें हैं और देखा जाए तो कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बना लिया है धोखा को। क्या लग रहा है, कैसे निपटेंगे इससे? देखिए, धोखा तो कांग्रेस ने किया है इस देश की जनता के साथ, मध्य प्रदेश की जनता के साथ। आप देखिए, 2018 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो इन्होंने सबसे पहले जो कहा था कि हम 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। तो किसानों के साथ सबसे पहला धोखा तो वो किया था आपने 2018 में आते साथ। दूसरा, आपने जो बेगा भारिया बहनों को 1000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाता था वो बंद कर दी थी। तो ऐसी कई सारी, जैसे PM आवास की राशि लौटा दी गई थी, तो ऐसे कई सारे धोखे कांग्रेस ने किए थे और अब तक
जब से सत्ता में रही, सबसे अधिक तो कांग्रेस इस देश में और इस राज्य में राज करती रही है, तो हमेशा जनता के साथ छलावा करती रही है, वोट बैंक की राजनीति करती रही, तुष्टीकरण की राजनीति करती रही, विकास के नाम पर विनाश करती रही। ये मध्य प्रदेश की यदि हम बात कर ले 2003 के पहले, तो बीमार राज्य के रूप में इसको गिना जाता था और विकास के नाम पर टूटी फूटी सड़कें, टूटी फूटी स्कूलों की जर्जर बिल्डिंगें, कोई व्यवस्था नहीं थी, ना ही तो शिक्षा की व्यवस्था थी, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था थी, और पूरा जो आम नागरिक थे उनको जो सुविधाएं मिलना चाहिए थी इनके राज्य में, वो नहीं मिली थी। तो मैं ये कहती हूँ कि जनता के साथ यदि धोखा करने का काम किया है तो कांग्रेस ने किया है, और इनको जनता से माफी मांगना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो हमेशा विरासत और विरासत को सहेजने का काम किया और विकास का नए आयाम गढ़ने का काम किया है। चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे देश की बात करें, तो आज पूरी दुनिया के सामने देश का जो भारत माता का शीश ऊंचा किया है, तो माननीय मोदी जी की विदेश नीतियों, कुशल नेतृत्व क्षमता के कारण, कुशल कूटनीतिक नीति के कारण ही आज जो है देश पूरी दुनिया के सामने सिर उठाकर खड़ा है। और यदि हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो बीमारू राज्य से विकसित राज्य की तरफ और अब स्वर्णिम राज्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिसमें सारी सुख सुविधाएं, गरीब के लिए खाना, गरीब के लिए घर, लाइट, बिजली, हर तरह से उनके घर में स्वच्छ जल, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ सड़कें, हर अगर कुछ सुविधा देने का काम किया है तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तब से बनी जब से। तो ये धोखे का काम तो कांग्रेस ने किया है। चलिए विवेक जी से जवाब ले लेते हैं। विवेक जी क्या कहेंगे? मंजरी जी का कहना है जैसे उपचुनाव को लेकर मुद्दा बनाया है कांग्रेस ने धोखे को, वही मंजरी जी का कहना है कि धोखा कांग्रेस ने किया है, जनता के साथ छलावा किया है, वोट बैंक की राजनीति की है कांग्रेस ने। कि भाजपा की पूरे देश भर में एक ही मान सकता है, वो कैसे भी किसी भी प्रकार से किसी भी स्तर पे गिर के सिर्फ सत्ता चाहती है। आज मध्य प्रदेश में जो 4 जगह उपचुनाव हो रहे हैं, एक सीट को छोड़ते तो 3 जगह भाजपा की मुकाबला हमेशा कांग्रेस के प्रत्याशी से होता था और मुंह की खानी पड़ती थी। अमरवाड़ा में तो भाजपा का तीसरे नंबर पे स्थान रहता था। जब वहां पे प्रत्यक्ष रूप से लड़के चुनाव नहीं जीत पा रहे थे तो डील करी, डराया, धमकाया, प्रलोभन दिया, कांग्रेस के विधायक को तोड़ के अपने दल में शामिल कर लिया। भाजपा से मैं पूछना चाहता हूं, जब आप अपने आप को विचारधारा की पार्टी कहते हैं, विश्व का सबसे बड़ा संगठन कहते हैं, तो क्या आपके पास ऐसा कोई नेता और कार्यकर्ता नहीं है जो कांग्रेस के प्रत्याशी का मुकाबला चुनाव में कर सके? जब आपको चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ता है तो आप डील करने आ जाते हैं, डराने आ जाते हैं, प्रलोभन देने आ जाते हैं। आज अमरवाड़ा की जनता ने आपको विगत कई चुनाव में आईना दिखाने का कार्य किया, इस बार भी आईना दिखाने का कार्य करेगी। निश्चित ही कांग्रेस के मजबूत कार्यकर्ता संगठित होकर भाजपा को इस बार भी सबक सिखाएंगे। चाहे हम रामनिवास रावत जी की बात करें, 40 साल की राजनीति की तपस्या उन्होंने अंतिम में इस तरीके से छोड़ दी। आप जिस विचारधारा के दम पे, जिन कार्यकर्ताओं की दम पे कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीत कर आए और शपथ लेने के 1 महीने बाद आप बदल गए, आपने विचारधारा को त्याग दिया। क्या डील हुई ये हम सब ने देखा। आपको मंत्री पद चाहिए था, आपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ ही नहीं जनता के साथ में भी विश्वासघात किया है। अगर आप भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में, प्रत्याशी के रूप में उतरते मैदान में, आप डरे हुए थे, तभी तो आपने मंत्री पद का सबसे पहले डील करी कि मुझे मंत्री बनाइए तब मैं इस्तीफा दूंगा। आज मंत्री के रूप में आप चुनाव मैदान में इसीलिए उतरे क्योंकि आप जानते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। क्षेत्र की जनता, जब आप जनता की अदालत में खड़े होंगे तो जनता आपके भविष्य का फैसला करेगी और देश की जनता को ये निर्णय लेना पड़ेगा कि इस तरीके से दल बदलू जो नेता अपनी मात्र पार्टी के साथ में विश्वासघात करते हैं, क्षेत्र की जनता के साथ में विश्वासघात करते हैं और सिर्फ पैसे की दम पे, सत्ता की दम में चुनाव जीतना चाहते हैं, अगर ये जीत जाएंगे तो भारत का जो स्वस्थ लोकतंत्र कहलाता था वो दूषित होता जा रहा है, उसकी कहीं ना कहीं छवि खराब होती जा रही है। तो आज देश की जनता को निर्णय लेना है, प्रदेश की जनता निर्णय ले चुकी है। प्रदेश की जनता ऐसे दल बदलू और दल बदलने वाले नेताओं को सबक सिखाना चाहती है, क्योंकि नेता एक सेवक होना चाहिए, ना कि एक व्यापारी जो व्यापार करे, डील करे और सत्ता के लालच में कभी किसी दल में चला जाए, कभी किसी दल में चला जाए। आज तो भाजपा के पास में कार्यकर्ताओं, नेताओं का टोटा है, उनके पास में कोई कार्यकर्ता, कोई नेता नहीं बचा। अगर इनके पास में नेता होता तो जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी उनको ये टिकट नहीं देते, अगर डील नहीं हुई होती तो मंत्री नहीं बनाते। आज मंत्री बना के जो हम आरोप बार बार लगा रहे थे कि इन्होंने डराया, धमकाया और डील की है, इन्होंने लालच दिया, प्रलोभन दिया,
भाजपा ने तो ये सिद्ध किया। आज क्या मजबूरी थी, क्या व्यवस्था थी जब इनके पास में इनके सीनियर विधायक लाइन में लगे हैं। हमने सुना गोपाल भार्गव जी को, वो भी आश्चर्यचकित थे कि ऐसी परिस्थितियों में एक दूसरे दल से आए विधायक को मंत्री बनाने की क्या आवश्यकता थी। तो आज भाजपा के कार्यकर्ताओं का भी मनोबल टूट गया है, जिनके द्वारा आज भाजपा इतनी मजबूत हुई है। आज भाजपा का जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करके भाजपा को गढ़ा है, आज वो निराश हो चुका है, अपने घरों में बैठा है, घर से चुनाव के लिए निकल नहीं रहा है, जिसका परिणाम है कि रामनिवास रावत जी जैसे लोग प्रत्याशी का चयन निर्णय तभी तक नहीं करते हैं जब तक वो मंत्री नहीं बन जाते, और वो एक कार्यकर्ता के रूप में नहीं, एक मंत्री के रूप में चुनाव जीतने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। परंतु जनता की अदालत में उनके भविष्य का फैसला हो चुका है, उनको करारी हार का सामना करना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश की जनता इस मध्य प्रदेश की धरती से संदेश पूरे देश में देगी कि दल बदलू नहीं, टिकाऊ चाहिए, बिकाऊ यहाँ पे नहीं चलेंगे। और बिकाऊ ऐसे नेताओं को पूरे देश से एक एक करके सदन और विधानसभाओं से बाहर निकालने का कार्य जनता करे। चलिए विवेक जी, प्रतिक्रिया ले लेते हैं सुरेश शर्मा जी से। सुरेश जी, क्या कहना चाहेंगे? दोनों ही पार्टी के पास अपने अपने मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा भी है एक तरफ, दूसरी तरफ धोखा का मुद्दा भी है। क्या लग रहा है कौन सा मुद्दा काम करेगा उपचुनाव में? देखिए, विकास तो कांग्रेस भी करना चाहती है, विकास तो भाजपा भी करना चाहती है। जिसको जनता ये मानती है कि सचमुच में विकास कौन कर सकता है, जनता उसको अवसर दे देती है। 50 वर्ष आजादी के कांग्रेस को मौका दिया ही था। अब भाजपा का नंबर आ रहा है, भाजपा वाले जिस दिन गलती करेंगे उस दिन कांग्रेस की वापसी होगी। अब भाजपा वाले गलती करेंगे, इसकी जो है चिंता देखना चाहिए कांग्रेस को। दूसरी बात यह है कि अब न तो विचारधाराएं बची हैं और न ही कोई सत्ता के अंदर या राजनीति में विश्वसनीयता बची है। धीरे धीरे करके नेता जो है वो अपने स्वार्थों की पॉलिटिक्स करते हैं, तो उस स्वार्थों की पॉलिटिक्स के अंतर्गत कोई किसी भी दल में आ जा सकता है, इसलिए उसके लिए बहुत अब अचंभित होने वाला समय नहीं है। हमने एक समय देखा था जब पत्रकारिता हमने शुरू की थी कि राजनीति को आदर्श माना जाता था, इसके बाद फिल्म स्टारों को आदर्श माना जाने लगा, इसके बाद अब क्रिकेटर्स को आदर्श माना जा रहा है, साहित्यकार बेचारे नंबर नहीं ला पाते। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि राजनीति के अंदर अब वो ना तो नैतिकता बची है, ना राजनीति के अंदर वो विजन बचा है। राजनीति व्यवसाय हो गई है, और जब से राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ है तब से हर व्यक्ति पूंजी निवेश करता है और फिर बाद में उसका लाभ लेने की कोशिश करता है। एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष ये है कि इसमें कोई शक संदेह नहीं है कि जो तेज गति से अब की बार, यानी कि 166 सीटें जब भाजपा की आ गई हैं, 163 आ गई हैं सीटें, उसके बाद दल बदल की क्या आवश्यकता है? दल बदल केवल इसलिए करने की आवश्यकता हो जाए कि आप एक लोकसभा सीट हार जाएंगे और आप मुरैना जीतने के लिए यदि रामनिवास रावत को लेते हैं, तो मुझे लगता है कि एक सीट हारना ज्यादा अच्छा है और एक व्यक्ति को इस तरह से लेकर, क्योंकि एक व्यक्ति को जब आप लेकर के मंत्री बनाते हैं तो भाजपा के हजारों कार्यकर्ताओं का दिल टूटता है। ये बात अलग है कि वो कुशाभाऊ ठाकरे के द्वारा निर्माण की गई, वो भाजपा के सदस्य हैं, उनके द्वारा तैयार की गई पार्टी का विचार लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो वो चुपचाप बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन यदि हम भी चुपचाप बर्दाश्त कर लेंगे तो फिर भाजपा के कौन बोलेगा? यदि भाजपा की प्रशंसा करने का समय आता है तो हम पीछे नहीं हटते कभी भी, हम पर आरोप भी लग जाते हैं। लेकिन आज हमें ये महसूस हो रहा है कि ये भाजपा बहुत बड़ी गलती कर रही है, जो कांग्रेस के उन नेताओं को ले रही है जो अवसरवादी है। आपको बीना की क्या जरूरत थी निर्मला सप्रे को लेने के लिए? कमलेश शाह की तो हम चलो ये मान लेते हैं कि कमलनाथ जी जिस प्रकार की पॉलिटिक्स करते थे, अब वहां छिंदवाड़ा हराने के लिए आपने उनका जवाब वैसे ही दे दिया। वो भी भाजपा के कार्यकर्ताओं को अपने फेवर में मिला लेते थे, अपने भी छिंदवाड़ा के कांग्रेस के नेताओं को अपने पक्ष में मिला लेते थे। तो ये एक राजनीति का टिट फॉर टैट का हो गया। लेकिन बाकी जगह आपको वापस लेने की क्या जरूरत है? एक अगली बात मैं कहना चाहता हूँ, तो भाजपा के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, निराशा नहीं है। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, नाराजगी है। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे बचाव में मंजरी जी बोल रही हो, लेकिन उनके मन में निश्चित रूप से ये भाव होगा कि नेतृत्व अपने निजी स्वार्थों के आसपास घूम रहा है। यदि नरेंद्र सिंह जी तोमर मुरैना नहीं जितवा सकते थे तो उन्होंने ये रास्ता निकाल लिया। यदि आप दूसरी क्षेत्रों में इस तरह से कांग्रेस के नेताओं को लाएंगे और ला करके आप सर पे बैठाएंगे, तो मुझे नहीं लगता, मैंने पहले भी आपके चैनल पर एक बात कही थी, यदि रामनिवास रावत जी के साथ एक भाजपा के नेता को मंत्री बना दिया जाता तो ये संदेश बिल्कुल नहीं जाता कि हाईकमान जो है वो कहीं न कहीं एक प्रकार से स्वयंभू हो रहा है, तानाशाह बन रहा है। आप दो को लेकर के आती, चार की जगह है आपके पास। अगली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में या भाजपा का जो अभी वर्तमान परिदृश्य दिख रहा है उसमें ये लग रहा है कि वो कार्डर बेस और मास बेस दोनों मिक्स होने जा रही है।
अब ये संतुलन बनाने की स्थिति बनेगी, कैसे बनेगी, ये आने वाले समय के बौद्धिक समीक्षा का विषय है। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि जो वर्तमान परिस्थितियां निर्मित की जा रही हैं, आप जिसको चाहते हैं पद पर बैठा देते हैं, जिसको चाहते हैं आप हटा देते हैं, ना पहले राय मांगी जाती थी, वो सब कहीं राय का मामला नहीं है। तो इसलिए जो है अब एक चीज बड़ी खास है, वो ये है कि लोकसभा चुनाव आपने नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर जीता है, विधानसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी जी और शिवराज जी के चेहरे पर जीता है। जो अमरवाड़ा का उपचुनाव परिणाम आने वाला है वो मोहन यादव जी के खाते में जुड़ेगा। बाद के ये 3 और उपचुनाव होने वाले हैं। अभी निर्मला जी ने तो इस्तीफा दिया नहीं है, बीना वाली ने तो, विधायक जी ने तो इसलिए उनका अभी है नहीं। 2 सीटें हमारे सामने विजयपुर की और बुधनी की सामने है। इनके परिणाम जो है, बुधनी तो ठीक है भाजपा के पक्ष में ही जाएगी, लेकिन ये जो परिणाम है, ये परिणाम यदि पक्ष में जाते हैं तब मोहन यादव जी के काम करने पर मोहर लगना प्रारंभ होगी। ये एक राजनीतिक संदेश है, आने वाले समय में हमें ये सब देखने को मिलेगा। चलिए सुरेश जी, मंजरी जी से सवाल ले लेते हैं। मंजरी जी, क्या कहेंगी? बीजेपी को कैडर बेस्ड पार्टी कहा जा रहा है, मतलब कहा जाता था, एक वक्त था, लेकिन अब देखिए कांग्रेस से जो बीजेपी में आए नेता हैं, जैसे अभी हाल ही में सुरेश जी ने जिक्र किया जिन बातों का कि कांग्रेस से जो बीजेपी में आए नेता हैं उन्हें ही मंत्री बनाया जा रहा है। रामनिवास रावत ही उनका एक उदाहरण है जो कि सामने है। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी में नाराजगी हो रही है और फिर जो पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता हैं वो कहाँ जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वास्तव में कैडर बेस्ड पार्टी है, ये तो सभी जानते हैं, और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर रामनिवास जी पार्टी में आए हैं तो पार्टी की विचारधारा और रीति नीति से प्रभावित होकर आए हैं। अन्य जितने नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं वो सब पार्टी की रीति नीति और विचारधारा से प्रभावित होकर आए हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, उनके काम से प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन की है। कांग्रेस जिस विचारधारा को लेकर चली थी, कहीं ना कहीं वो अपनी विचारधारा से भटक गई है। उस विचारधारा को छोड़कर सफेद पोश लोग सिर्फ एसी कमरे में बैठकर राजनीति करते हैं, जनता से कोई उनका सरोकार होता नहीं है। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर और देश के और प्रदेश के विकास को लेकर काम कर रही है, उससे प्रभावित होकर यदि कोई कार्यकर्ता, नेता या किसी अन्य दल का नेता अगर इस पार्टी में आना चाहता है तो संविधान उन्हें इजाजत देता है। पहले भी कई लोग गए हैं इस पार्टी से उस पार्टी और इस पार्टी से उस पार्टी, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। तो निश्चित तौर पर, और दूसरा जो सुरेश जी ने कहा, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं फिर भी वो भी रीति नीति अच्छी तरीके से जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो देश के लिए जो विजन है भारतीय जनता पार्टी का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, कि देश राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना है, 2047 तक मजबूत बनाना है, पूरी दुनिया के सामने हमें विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना है। तो हम सब उस विजन के लिए काम कर रहे हैं और हर कार्यकर्ता उस विजन के लिए काम करता है। हर कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत करने का काम करता है। हर कार्यकर्ता का प्रत्याशी कमल का फूल होता है, कोई व्यक्ति नहीं होता है। पूरी पार्टी जो है वो कमल के फूल के लिए पूरी और उसकी विचारधारा के लिए काम करती है। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो विचारधारा दी थी, जो दर्शन दिया था, हम सब मिलकर उसको काम करते हैं। कुशाभाऊ ठाकरे जी ने जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का निर्माण किया था, आज भी वो कार्यकर्ता अपने दृढ़ संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी और भारत के लिए काम करने के लिए, हम देखिए राष्ट्र के लिए काम करते हैं, हम सत्ता प्राप्ति के लिए काम नहीं करते। आज जितने भी निर्णय हो रहे हैं वो देश को मजबूत करने के लिए हो रहे हैं। आज जितने भी निर्णय हो रहे हैं वो प्रदेश को मजबूत करने के लिए हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं भी इस यज्ञ में अपनी आहुति दूं, और कोई आना चाहता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। हम जबरदस्ती थोड़ी किसी को लेकर आ रहे हैं। देखिए अभी ये तो सर्वविदित है मंजरी जी, लेकिन जो अपने मन से आना चाहते हैं वो आ रहे हैं। लेकिन यहाँ बात ये है कि जो पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता हैं, जो पहले से हैं, जो सीनियर जो लीडर्स है पार्टी के, उनको मंत्रिमंडल में जैसे जगह नहीं मिलना या फिर कोई बड़े पद में नहीं लाना। जैसे अभी हाल ही में ऐसी खबरें भी सामने आ रही कि अगर बीजेपी अमरवाड़ा में जीत जाती है तो कमलेश शाह को भी जगह दी जाएगी। तो जो पुराने जो नेता है, जो सीनियर नेता है, उनका क्या होगा? देखिए, मैंने पहले ही अपनी बात में स्पष्ट कर दी इस बात के लिए कि हम किसी पद और प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं करते।
पार्टी में किसी को पद नहीं दिया जाता, पार्टी में कार्य दिया जाता है। पार्टी में कौन किस लायक है, कौन किस काम को अच्छी बखूबी निभा सकता है, उसको उस तरीके का काम दिया जाता है और हर कार्यकर्ता उस काम को अपनी पूरी निष्ठा के साथ निभाने का काम करते। पार्टी जो जिम्मेदारी देती है उसको निभाने का काम किया जाता है। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी भी कार्यकर्ता के लिए, किसी भी नेता के मन में भाव ये नहीं होता कि मुझे ये पद मिल जाए, वो पद मिल जाए। हर नेता, हर कार्यकर्ता का भाव ये होता है कि पार्टी उसे क्या जिम्मेदारी देना चाहती है और उस जिम्मेदारी को वो कैसे अपने पूरे विश्वास के साथ और ईमानदारी के साथ उसको निभा पाएगा, इस पर फोकस रहते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि हम लोग सब विचारधारा और जो विजन है माननीय मोदी जी का देश के लिए, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। तो हमें जो भी पार्टी जवाबदारी देती है हम उसको बखूबी निभाने की कोशिश करते हैं। चलिए जवाब ले लेते हैं विवेक जी से। विवेक जी, चुनाव में ये उपचुनाव जो हो रहा है उसमें धोखा जो है एक बड़ा मुद्दा, दल बदल ये मुद्दा बनाया गया है, लेकिन विधायक जो पार्टी बदल रहे हैं, क्या बात है, क्यों पार्टी संभाल नहीं पा रही है विधायकों को? मतलब ये जो हाथ कमजोर हो रहा है, क्या वजह है इसके पीछे? जिस व्यक्ति की विचारधारा से ऊपर उसका व्यवसाय हो जाए और सत्ताधारी दल दूसरे दलों को खत्म करने का प्रयास करने लगे, तो देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज देश में भाजपा कई राज्यों में दूसरे राजनीतिक दलों को, विपक्षी पार्टियों को खत्म करने का प्रयास कर रही है। कई पार्टियां इन्होंने तोड़ के रख दी। भाजपा का एक ही ध्येय है कि पूरे देश भर में भाजपा की सरकार हो, चाहे सरकार बनने के बाद में वो अपनी मनमानी करने लगे। सरकार बनने से पूर्व वो जो वादे करती है जनता के साथ में, उनको पूरा करने से ज्यादा उनका ध्येय यह रहता है कि हम कैसे भी विपक्षी दलों के नेताओं को तोड़ के अपने दल में शामिल कर ले ताकि भाजपा स्ट्रांग हो। परंतु भाजपा आज मजबूत होने की जगह और कमजोर होती जा रही है। भाजपा अपना कैडर खो चुकी है, भाजपा अपने मूल कार्यकर्ताओं से हाथ धो बैठी है। आज भाजपा कैसे भी करके अपने कार्यकर्ताओं को नहीं संभाल पा रही है। आप सिर्फ यहाँ पे सोचिए, अमरवाड़ा में अगर भाजपा का कोई मंडल अध्यक्ष चुनाव लड़ता तो शायद भाजपा के कार्यकर्ताओं में एक अच्छा संदेश जाता, जो कि निरंतर वहां विधानसभा के चुनाव में हार रहे थे। परंतु वहां पे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने कांग्रेस के आए प्रत्याशी को, कांग्रेस के पूर्व विधायक को प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा। तो ये स्पष्ट संदेश अपने कार्यकर्ताओं को दिया है कि आप काबिल नहीं हैं, आप में बिल्कुल भी यहाँ पे क्षमताएं नहीं है और पार्टी आपका उपयोग नहीं करना चाहती है। आज पार्टी दूसरे दलों के नेताओं पे आश्रित हो चुकी है। भाजपा का कांग्रेसीकरण हो चुका है। वो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, वो देश में देखने को आपको मिलेगा। भाजपा के कई राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं वो पूर्व में किसी अन्य दलों में रहे, तो निश्चित ही भाजपा अपनी विचारधारा और रीति नीति की तो बात ही ना करे, क्योंकि जनता ये सारी चीजें देख रही है। भाजपा डील करती जा रही है और सत्ता के लालच में उस डील को पूरा करने के लिए अपने सीनियर विधायकों को भी दरकिनार कर देती है। आज गोपाल भार्गव जी का जो गुस्सा फूटा है, वो तो बड़े नेता हैं, तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से पार्टी को नसीहत दे दी। जो छोटे कार्यकर्ता हैं, जिनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, वो मन मूस के बैठे हुए, कहीं ना कहीं उनके मन में कुंठा बढ़ती जा रही है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति गुस्सा बढ़ता जा रहा है। तभी तो आप देखिए, रामनिवास रावत जी ने जब तक मंत्री पद की शपथ नहीं ले ली, तब तक विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे भाजपा का कार्यकर्ता उनकी मदद करेगा नहीं, और कांग्रेस का कार्यकर्ता और क्षेत्र की जनता तो उनको सबक सिखाने बैठी है। आज वो एक मंत्री के पद के बाद में प्रत्याशी के रूप में इसलिए उतरे हैं ताकि वो सरकारी मशीनरी का खुलेआम दुरुपयोग कर सके, भरपूर दुरुपयोग कर सके। अपने चुनाव जीतने के लिए वो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने वाले हैं। परंतु क्षेत्र की जनता, कांग्रेस का कार्यकर्ता उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। क्षेत्र की जनता जानती है कि उन्होंने उनके साथ में विश्वासघात किया है। आज उनके वोटों की कीमत लगाई है, उनके वोटों के आधार पर डील की है, जो कि लोकतंत्र के लिए स्वस्थ नहीं है। आज मध्य प्रदेश से संदेश पूरे देश में जाने वाला है कि जो भी व्यक्ति डील करेगा वो आगे। सुरेश जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सुरेश जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई लग रहा है कि दल बदल जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा है? क्योंकि जनता जो है उनसे इससे मतलब नहीं है कि दल बदल हुआ है या फिर कोई इस पार्टी से कौन उस पार्टी में नेता गया है, वो ये सब चीजें वैल्यू नहीं देती हैं। क्या लग रहा है ये वाकई जो दल बदल का मुद्दा है ये वाकई इफेक्ट करेगा? कि दो चीजें बहुत स्पष्ट हैं। पहली बात तो यह है कि रामनिवास रावत जी को भरोसा ही नहीं था, तो उन्होंने मंत्री बनने के बाद इस्तीफा दिया। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस को यदि इतना भविष्य का ज्ञान है, हमारे विवेक बोल रहे हैं कि ये जानते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, तो फिर कांग्रेस की हालत क्यों होने दी? इस विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए था विवेक जी को, और कांग्रेस के नेताओं को बताना चाहिए था। आज यदि जीतू पटवारी जी का हम बयान देख रहे हैं जिसमें वो बोल रहे हैं कि पार्टी माँ होती है और माँ के साथ धोखा किया, और अपने चुनाव में ये कह रहे थे पार्टी तेल लेने गई,
तो ये विश्वसनीयता जनता के बीच में कैसे पैदा होगी एक आदमी के दो स्टेटमेंट बार बार साथ दिखाई देंगे तो। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा के अंदर आने वाले व्यक्ति जितना भाजपा के रंग में मिल जाएंगे वो भाजपा का काडर बनता हुआ तैयार हो जाएगा। ये एक स्पष्ट बात। आप ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब को देख लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब के साथ ही रामनिवास रावत को आना था और वो उस समय उन्हें लगा कि नहीं, अभी हम जिस विचारधारा में जिस कांग्रेस में काम कर रहे हैं उसमें हम काम करते रहे। तो दल बदल के लिए दो चीजें बहुत स्पष्ट हैं, क्या तो आप दल बदल करने के लिए निर्धारित मापदंड का पालन करिए या फिर आप पद छोड़ दीजिए। तो पद छोड़ करके जो व्यक्ति दल बदल कर रहा है उसके बारे में बहुत दल बदल की चर्चा नहीं होती। दल बदल की चर्चा जब होती है जब आप कुछ ज्यादा लोगों को लेकर के आते, फिर वो संख्या इतनी नहीं बैठती तो फिर आपको होते, जैसे कि उत्तर प्रदेश का एक हमारे सामने उदाहरण था कि विधानसभा अध्यक्ष जो है उनका फैसला ही नहीं दिया आखिर तक। तो इस तरीके की परिस्थितियां बनती तो एक अलग बात थी। ये तो दल बदल नहीं माना जा सकता है। उन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने के बाद जो है हुआ है, क्योंकि उन्हें दल छोड़ा है और फिर दूसरे दल में गए, तो बदल बदल का मामला नहीं बनता है। तकनीकी बात कर रहा हूं मैं। रही बात ये कि पार्टियों में, राजनीतिक पार्टियों में नैतिकता का जो एक मापदंड होता था, मानदंड होता था, वो लगभग गायब होता जा रहा है और ये चिंता का विषय है। दूसरा एक पक्ष और देखिए जो मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, न दल की विचारधारा के लिए काम होता, केवल नेता के आसपास के काम होते हैं। जब शिवराज जी चीफ मिनिस्टर थे तब शिवराज जी को कैसे स्थापित किया जाए, पार्टी अध्यक्ष को कैसे स्थापित किया जाए, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं तैयार होती हैं। मोहन यादव जी अब मुख्यमंत्री बने हैं तो सारी रचना मोहन यादव जी के लिए, क्योंकि मोहन यादव जी लीड कर रहे हैं और मोहन यादव जी आउटपुट देने वाले हैं, इसलिए उनके लिए लोग काम करने लग जाते हैं। ये एक संरचना है, उस संरचना के अंदर धीरे धीरे लोग फिट हो जाते हैं। जो फिट हो जाते हैं वो ठीक है, नहीं होते तो नहीं होते। ये पूरे देश भर की संरचना में राहुल गांधी जी को 8 बार लॉन्च कर दिया तो क्या हो गया उससे, तो ये उसके बाद भी तो धीरे धीरे सफलता और असफलताओं का परिणाम सामने आ जाता है ना। देखिए देश में एक कितना अचंभित बात है कि एक चुनाव में 44, एक चुनाव में 52 और तीसरे चुनाव में 99 और जश्न सत्ता का मन रहा है। तो ये जो संदेश है राजनीति में, एक अजीब टाइप की राजनीति है, अजीब टाइप के संदेश हैं। इन सारी चीजों के कारण जो जनता है वो भ्रम में है। पूरा लोकसभा का चुनाव जैसे झूठ और भ्रम में ही चला पूरा का पूरा, अभी भी वही सब बातें चल रही हैं। तो राजनीतिक दलों में बहुत ज्यादा परिष्कृत और सुधार करने की आवश्यकता है, विश्वास पैदा करने की जरूरत है। और अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैंने स्वयं अर्जुन सिंह जी जब केंद्र सरकार में मिनिस्टर थे तो उनसे सवाल पूछा था कि एक समय से नेहरू जी थे, अटल जी तक आते आते हम सब लोग गर्व से कहते थे कि ये हमारे नेता है। मैंने कहा अर्जुन सिंह जी से, मैंने पूछा कि ये बताइए ये हो क्या गया कि आज फिल्म स्टारों को, जैसा मैंने उल्लेख किया, फिल्म स्टारों को आदर्श मानने लग गया हमारा युवा। पहले नेताओं को मानता था, नेहरू जी की तरह ही बनने की कोशिश करता था, इंदिरा जी की तरह बनने की कोशिश करता था, अटल जी की तरह बनने की कोशिश करता था। तो उन्होंने हालांकि कोई जवाब नहीं दिया, पर फिर भी हमने ये सोचा कि राजनीति में देश के नेता बनना खत्म हो गए, सब दलों के नेता हो गए, फिर क्षेत्रीय नेता हो गए, फिर जिले के नेता हो गए, कोई देश का नेता नहीं है। यदि राहुल गांधी जी को भी माने तो पूरे देश के नेता नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को थोड़ा सा मान सकते हैं क्योंकि उन्होंने एक वैश्विक छवि बनाई, यदि राहुल गांधी जी को ऐसा मौका मिलेगा तो वो भी शायद वैश्विक छवि बना ले। लेकिन नेताओं में राष्ट्रीय नेता बनने की क्षमता ही, कैपेसिटी ही खत्म हो गई, उनका विजन ही खत्म हो गया। इसलिए तो वाकई राजनीति में सुधार करने की वाकई जरूरत है। फिलहाल वक्त की कमी के चलते इस चर्चा को मैं रोकना चाहेंगे। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश को चुनाव से मुक्ति नहीं मिल रही है, पहले विधानसभा फिर लोकसभा और अब उपचुनाव। एक सीट पर उपचुनाव हो चुका है, 3 पर होने जा रहे हैं। तो विकास या धोखा, कौन सा मुद्दा काम करेगा, फिलहाल देखने वाली बात होगी। IND एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ID24। नमस्कार।